पाठी प्रगति संस्थान अन्नापुर से आपका स्वागत करता हूँ। आज आपका जो चैप्टर लिया गया है वो देखिए, उसका नाम ऊर्जा परिदृश्य। ऊर्जा, अब ये ऊर्जा का जो चैप्टर है ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पर्यावरण में भी ऊर्जा चैप्टर आप इसी से कवर कर लेंगे और जागृति का भी जो चैप्टर है उसको भी कवर कर लेंगे, एनर्जी वाली चैप्टर। अब यहाँ पर ऊर्जा परिदृश्य पर्यावरण में भी एक चैप्टर है जो कि टेट सीटेट शिक्षक भर्ती के लिए भी महत्वपूर्ण है, और स्पेशली अगर आप जागृति की कोई परीक्षा दे रहे हैं उसमें भी ये महत्वपूर्ण है, तो उसको भी इससे देखें। ऊर्जा स्रोत के आधार पर भारत में कितने प्रकार की ऊर्जा है, तो इसमें आपका हाइड्रो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, फिर न्यूक्लियर एनर्जी, और इसके बाद फिर गैस तथा पेट्रोल आधारित ये एनर्जी आपकी लिखी गई है। इसमें हाइड्रो है और जिसको जल विद्युत, तापीय विद्युत, परमाणु ऊर्जा और गैस तथा पेट्रोल आधारित ऊर्जा। और फिर यहाँ पे एक विभाजन किया गया है गैर परंपरागत, तो उसके आधार पर गैर परंपरागत और परंपरागत, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। तो यहाँ पे इसके आधार पर एक और विभाजन तय किया गया है ऊर्जा संसाधनों के पुनर्प्रयोग के आधार पर। यहाँ पर देखिए जो परंपरागत और गैर परंपरागत लिखा गया है, तो इसमें आप देखेंगे कि दो विभाजन किया गया है ऊर्जा संसाधन के पुनर्प्रयोग के आधार पर। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा ऊर्जा का अनव्यकरणीय निम्नलिखित में से है, कौन सा नव्यकरणीय है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। जो अनव्यकरणीय है वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इसका पुनः आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये चीज प्रकृति में एक बार अगर खत्म हो जाएगी तो पुनः फिर प्राप्त होना उसका मुश्किल है। इस नाते इसका एक नाम क्षयशील भी है, इसका एक नाम परंपरागत भी है। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, गैस को सम्मिलित किया जाता है। नव्यकरणीय में ऐसी चीजें आती हैं जिसका नवीनीकरण हो जाता है, जो पुनः अपने स्वरूप में आ जाती हैं या जिसका रिसाइकिल हो जाता है, वो नव्यकरणीय के अंतर्गत है। उसको रिन्यूएबल कहा जाता है या अक्षयशील कहा जाता है या आधुनिक कहा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो विभाजन किया गया है उसी विभाजन का एक और अच्छा विभाजन जो पूछा जाता है वो ये है। तो इसमें आप सौर ऊर्जा को लेते हैं, पवन ऊर्जा को लेते हैं, जल को लेते हैं, जियोथर्मल पावर को लेते हैं और टाइड्स एनर्जी को लेते हैं। तो ये चीजें जब तक ये जैविक और अजैविक तत्व तो इस संसार में रहेंगे तब तक सौर, पवन, जल, भूतापी, ज्वारीय ऊर्जा मिलती है। नाम से स्पष्ट है, सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, वायु से ऊर्जा मिल रही है, जल से ऊर्जा मिल रही है। पृथ्वी के नीचे 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो रही है। तो कुछ, हालांकि ये दर इसी तरह से नहीं है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस तरह से जो एनर्जी ली जाती है उसे भूतापी कहते हैं। ज्वार भाटा आप जानते हैं, समुद्र के जल के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। तो इस तरह से जो ऊर्जा ज्वार से ली जाती है वो ज्वारीय ऊर्जा होती है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारत में जल विद्युत की स्थापित क्षमता। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जितने बिंदु लिखे गए हैं सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी शब्द प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। यहाँ पर इस चीज को बताया गया है कि ताप विद्युत का हिस्सा भारत में 61.5% है। यह एक सर्वमान्य प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि भारत में किस ऊर्जा से अधिकतम रूप से ऊर्जा का उत्पादन विद्युत का होता है। ताप विद्युत 61.5, जल विद्युत 12.2, नाभिकीय विद्युत 1.8, नवीकरणीय विद्युत 24.5। कोयला का हिस्सा जो है 53.1। अब इसमें ताप विद्युत के अंतर्गत ही कोयला का हिस्सा 53.1 है, गैस का हिस्सा 6.6 है,
तेल का हिस्सा 0.1 है। अब हम आ जाते हैं जल विद्युत पर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। और आप इस चीज को बखूबी जानते हैं कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और इसके साथ साथ चाय की कृषि के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। 1902 में, इसके बाद 1902 में कावेरी नदी, दक्षिणी गंगा जिसको कहते हैं, कावेरी नदी के अंदर आपको बताया गया है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र है और उसी के आधार पर एक निगम की स्थापना 1975 में की गई, जिसका नाम नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC 1975 में स्थापना की गई। इसके बाद फिर हम अगले बिंदु पर जानते हैं। अगले बिंदु पर हमको ये देखना है कि भारत में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो किस देश में किस किस नामों से जानी जाती हैं, यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग राज्यों में बताया गया है और ये नाम बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। इसी नामों के आधार पर आप ये देखेंगे कि और भी चीजें आपको इसके प्रश्न में बन जाती हैं। जैसे देखिए केरल में जल विद्युत परियोजना, यहाँ जल विद्युत परियोजना अलग अलग राज्यों की जो प्रमुख परीक्षाओं में पूछी जाती है उसको आप देख रहे हैं। केरल में इडुक्की है, सबरीगिरी। तमिलनाडु में मैटूर है, पेरियार है और पापनासम है। पेरियार नदी के बारे में आप जानते हैं, लेकिन जो जल विद्युत परियोजना बनाई गई है वो तमिलनाडु के अंतर्गत है। गुजरात में उकाई बांध का नाम भी आपने सुना। नर्मदा घाटी का एक विस्तृत अध्ययन आपको कराया गया है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर तवा नर्मदा की सहायक प्रमुख है, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर। महाराष्ट्र में कोयना बांध की चर्चा हुई है, खोपली है, भिवपुरी है। जम्मू कश्मीर में सलाल, बगलिहार, उरी, दुल्हस्ती, पाकंदुल, इतनी। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी है, चमेरा है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, मचकुंड है। कर्नाटक में शरावती, शिव समुद्रम, भद्रा, जोग। पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं में भाखड़ा पोंग है, भाखड़ा और पोंग। राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध या रिहंद नदी आपको विस्तृत बताया गया। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, इसको बताया गया। बिहार और झारखंड के अंतर्गत गंडक है, कोसी है, सुवर्णरेखा है। पश्चिम बंगाल में पंचेत हिल है। उड़ीसा में हीराकुंड है। सिक्किम में तिस्ता है। फिर आप देखते हैं तो मणिपुर में लोकटक झील का नाम आपने सुना है और मणिपुर जल विद्युत परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग, रंगा, सुबनसिरी, आप ये जानते हैं कि रंगा और सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नागालैंड दोयांग। उत्तराखंड तक पहुंच गए। टनकपुर, रामगंगा, कालागढ़, धौलीगंगा, टेहरी, खटीमा, किशोर। अब आप आगे देखते हैं जल विद्युत के बाद एक आयोग की स्थापना की गई 1975 में, जिसका नाम है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। 7 नवंबर 1975 को उसकी स्थापना हुई थी। उसी तरह से आपने एक और आयोग देखा था कि जैसे राष्ट्रीय जल विद्युत निगम भी 1975 में है और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम भी 1975 में है। प्रमुख ताप विद्युत केंद्रों में इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। प्रमुख ताप विद्युत केंद्रों में हरियाणा में फरीदाबाद, पानीपत, पंजाब में भटिंडा, दिल्ली में बदरपुर, राजघाट, इंद्रप्रस्थ, राजस्थान में कोटा, अंता, सूरतगढ़,
उत्तर प्रदेश में देखिए ओबरा परीक्षा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही आपका प्रदेश है, इस नाते इसको देख लेना आवश्यक है। पूछा भी जाता है निम्नलिखित में से कौन ताप विद्युत है, कौन जल विद्युत है, इस टाइप के प्रश्न इसमें से मिलते हैं। तो ओबरा है, परीक्षा है, ऊंचाहार है, हरदुआगंज है, रिहंद है, पनकी है, कानपुर है, औरैया है। गुजरात में उकाई, गांधी सागर और कावस। महाराष्ट्र में कोराड, नासिक, भुसावल, पारवी। आंध्र प्रदेश में रामागुंडम और नेल्लौर। तमिलनाडु में एन्नौर, तूतीकोरिन, नवीली। बिहार और झारखंड बरौनी बिहार से याद करते हैं। उड़ीसा में तलचर और छत्तीसगढ़ में कोरबा। कभी कभी स्थान का नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी आप इसको ध्यान से देखे रहेंगे तो एक चैप्टर जो होता है उसका प्रभाव कई जगह कई चैप्टरों में मिलता जाता है। जिस तरह शुरू में गणित में आप भाग लोग पढ़े रहते हैं तो उसका प्रयोग अंत तक चलता रहता है, उसी तरह से जब आप स्थान से परिचित रहते हैं तो जिस तरह से वहां भाग योग है उसी तरह ज्योग्राफी में या किसी स्थान के बारे में सामान्य ज्ञान में स्थान की भूमिका जोड़ घटाव गुणा भाग की तरह ही है। यहाँ पर एनटीपीसी कोयले पर आधारित प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाओं में सिंगरौली उत्तर प्रदेश सोनभद्र, रिहंद उत्तर प्रदेश सोनभद्र, दादरी उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर, टांडा उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश रायबरेली, कोरबा छत्तीसगढ़, रामगुंडम आंध्र प्रदेश करीमनगर, कहलगांव बिहार भागलपुर, बदरपुर दिल्ली। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको बताए गए और इसमें से अभी कुछ प्रश्न तमाम इसे हैं जिस पर आज ये पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको अभी इसमें एक लेक्चर और होगा तब ये पूरा हो पाएगा, लेकिन कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे प्रश्न ये है कि भारत में शीर्ष 5 विद्युत प्राप्तकर्ता राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है इसमें महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में शीर्ष 5 विद्युत आवश्यकता वाले राज्य, इनको ज्यादा आवश्यकता है। शीर्ष 5 में सबसे पहला महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात है, फिर तमिलनाडु है, फिर राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक क्या है? इसको आप जूल जानते ही हैं। कोयले के जलने से निकलने वाले ठोस पदार्थ को फ्लाई ऐश कहते हैं, यदि आप जानते हैं। हाइड्रोकार्बन के जलने से कौन सी विषाक्त तथा प्रदूषणकारी गैस निकलती है? CO2, CO, SO2, 3 गैसें निकलती हैं। भारत में सर्वप्रथम बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू हुई थी? इसका उत्तर दार्जिलिंग है, 1897 में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की स्थापना कब की गई? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की स्थापना 12 सितंबर 1982 को की गई थी। देश को कितने ऊर्जा ग्रिडों में विभक्त किया गया है? देश में 5 ऊर्जा ग्रिड हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और उत्तर पूर्व। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 1975। बिजली का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? उद्योग क्षेत्र में। भारत विश्व का किस नंबर का विद्युत उत्पादक देश है? तीसरे नंबर का। एनटीपीसी का परिवर्तित नाम क्या है? एनटीपीसी लिमिटेड है। झज्जर पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा में है। उद्योगों की जननी किस ऊर्जा के स्रोत को कहा जाता है? कोयला को। श्वेत कोयला की उपमा किसे दी गई है? जल विद्युत को। जल विद्युत शक्ति स्थापन क्षमता की दृष्टि से देश का प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। जल विद्युत उत्पादन में देश का प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब है। हरित ऊर्जा
की उपमा किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को दी गई है? जल विद्युत। उत्पादन क्षमता के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली घर कौन सा है? इसका उत्तर है ललितपुर बिजली घर। और इसके बाद शीर्ष विद्युत उपलब्धता वाले 5 राज्य: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। इसके बाद इस तरह से आप प्रश्न को देखेंगे और अभी इसमें प्रश्न बाकी है, कल ही ये पूरा हो पाएगा। तो इसको देखने के लिए, सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।